ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विजय चौक से आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और बात होगी बिहार की। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बयान दिया है और उस बयान के बाद ये चर्चा गर्म हो गई है। क्या नीतीश कुमार अब मुसलमानों के नए नेता बनने जा रहे हैं? क्या जेडीयू को मुसलमानों के वोटों की आवश्यकता है? अब देखिए, अल्पसंख्यक वोटर्स के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2025 में हिसाब बराबर करने का मौका है। जिन्होंने अब तक हमें वोट नहीं दिया, उनके पास ये मौका है कि वो हिसाब बराबर कर दे। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एम फैक्टर यानी कि मुस्लिम फैक्टर का वोट बैंक हासिल करने के लिए इस वक्त जेडीयू में खलबली मची हुई है। ये खलबली क्यों है? नेताओं के रिएक्शन से आपको समझ में आएगा। पहले रिएक्शन आप सुने। देखिए, नीतीश कुमार जी ने हमेशा 19 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और 19 साल में उन्होंने सबके लिए काम किया। और हम तो अपील करेंगे कि जो नहीं भी दिए हैं, एक बार भाई दे करके अपना, अगर लगा है कि नीतीश कुमार जी ने आपके लिए काम किया है, आपकी सेवा की है, ये अपना आत्मा तो गवाह देगा ना। तो इस बार कम से कम नीतीश कुमार जी के ऐसे लोग जो नहीं कभी वोट दिए, इस बार दे दीजिए। जो बिहार में बदलाव हुआ, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 में सरकार बनी, तो भाजपा तो साथ थी ना जब चेंज हुआ, और जो भी काम हुआ तो दोनों मिलकर किए ना। नेता नीतीश कुमार थे तो साथ। तो इसलिए हम जरूर कहेंगे कि भाई जो लोग नहीं भी देते हैं, एक मौका है 25 में, पुराना हिसाब बराबर कर दीजिए। देखिए, नीतीश कुमार जी ने हमेशा 19 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और 19 साल में उन्होंने सबके लिए काम किया। और हम तो अपील करेंगे कि जो नहीं भी दिए हैं, एक बार भाई दे करके अपना, अगर लगा है कि नीतीश कुमार जी ने आपके लिए काम किया है, आपकी सेवा की है, ये अपना आत्मा तो गवाह देगा ना। तो इस बार कम से कम नीतीश कुमार जी के ऐसे लोग जो नहीं कभी वोट दिए, इस बार दे दीजिए। जो बिहार में बदलाव हुआ, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 में सरकार बनी, तो भाजपा तो साथ थी ना जब चेंज हुआ, और जो भी काम हुआ तो दोनों मिलकर किए ना। नेता नीतीश कुमार थे तो साथ। तो इसलिए हम जरूर कहेंगे कि भाई जो लोग नहीं भी देते हैं, एक मौका है 25 में, पुराना हिसाब बराबर कर दीजिए। नीतीश कुमार जी को भारत रत्न या उससे भी बड़ा कोई रत्न है, जरूर मिलना चाहिए। बिहार के लोग और देश के लोग जानते हैं, बने बनाए चीज को बनाना आसान है, लेकिन जो एक फेल्ड स्टेट था, ये स्टेट फेल कर चुका था। एक फेल्ड स्टेट को ठीक करना वो असंभव काम, मैं तो हमेशा कहता हूं, लोगों को विश्वासी नेता पर उठ गया था। जो उनको नहीं भी वोट देते हैं, वो भी नीतीश कुमार के द्वारा दिया हुआ बिजली, सड़क, पानी, साइकिल, ड्रेस ले रहे हैं। कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, सबको लगता है कि सरकार हम जो है वो हम सब की। तो देखिए, दोनों बयान है। दूसरा बयान तो अपने नेता को खुश करने वाला बयान आप कह सकते हैं, लेकिन जो पहला बयान था, जो उन्होंने अल्पसंख्यकों को एक डायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2025 आपके पास एक सुनहरा मौका है कि इस मौके में पुराना सारा हिसाब बराबर कर लीजिए। जिन्होंने वोट नहीं दिया, अब वो वोट दें। ये अपील कितनी काम करती हुई नजर आ रही है एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद। हर्षवर्धन जी, जो ये कहते हैं बटेंगे तो खटेंगे, एक है तो सेफ है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये कोई बहुत भ्रम या कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी नहीं है। नीतीश कुमार पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री 2005 से हैं, उनके साथ के, उससे पहले वो बहुत कम समय के लिए थे। अब ये जो पूरी राजनीति है वो 2 हिस्सों में बटी हुई थी। उस 2 हिस्सों में बटी हुई राजनीति में ऐसा नहीं कि मुसलमान एकदम से एक तरफ चला गया, वो भी 2 हिस्सों में बटा। एक लालू प्रसाद यादव के साथ था, जो एमओआई समीकरण, दूसरा जो दूसरी ओबीसी जातियां हैं जिसकी अगुवाई कुर्मी, कुशवाहा, कोयरी, वो लोग कर रहे थे, और जिनके साथ ओबीसी में और उसके साथ फिर महादलित जुड़कर आए, तो मुसलमानों को भी लगा कि हमारा एक नेता है। और नीतीश कुमार के सेकुलर क्रेडेंशियल, सो कॉल्ड सेकुलर क्रेडेंशियल्स, उस पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि नीतीश कुमार लगातार अपने एजेंडे पर टिके रहे, लेकिन 2025 में उनके लिए राह आसान नहीं। क्यों आसान नहीं? क्योंकि ये जो वक्फ का कानून है, जो संशोधन के लिए आया था, जो अभी जेपीसी में चला गया, जिसमें मारामारी हो रही है, ग्लास तोड़े जा रहे हैं, उस कानून को लेकर
मुसलमानों के बड़े नेता जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। उस जलसे में वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये वो दोनों हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जो 240 पर खड़ा है उसकी ये हिम्मत हो गई कि ये वो कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार उस तरह से समझा पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। दूसरा, नीतीश कुमार को मैं ये भी मानता हूं कि अब कहीं तो जाकर हर नेता को सोचना चाहिए कि भाई कहां जाकर हम कहेंगे चलो ये फुल स्टॉप हो गया। मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में पुत्र मोह के चलते लालू जी ने तो वो कर दिखाया, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार उस तरह से परिवारवादी नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, तो वो दूसरा कोई किसी को कमान संभालने को दे नहीं पा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है 25 का चुनाव नीतीश कुमार का चुनाव अब नहीं है। उनके संन्यास कह लीजिए, राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक कह लीजिए, उसका चुनाव होने जा रहा है। देखिए, पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स रही है, आप फुल स्टॉप लगते लगते कॉमा हमेशा ही लग जाता है। विजय जी, बात यही है कि वो चर्चा आगे बढ़ ही जाती है, तो इसलिए फुल स्टॉप तो फिलहाल लगता दिख नहीं रहा है। नीतीश जी पता नहीं इस बारे में सोच भी रहे या नहीं सोच रहे, क्योंकि वो तो मुसलमानों को जोड़ने की तैयारी में, लेकिन क्या मुसलमान इसके लिए तैयार होंगे? नीतीश कुमार जी या सत्ता में जो भी लोग बैठे हैं उनसे वो कुर्सी छूटती नहीं है। हम लोग तो यहाँ बिना कुर्सी के भी चल रहे हैं ना, तो जिनके पास कुर्सी हो वो कैसे छोड़ेंगे। और नीतीश कुमार जी का 19 साल का रिकॉर्ड है, उन्होंने हर जतन किया है उस कुर्सी पर बने रहने के लिए। चाहे आपने उनको पलटू राम कह दिया, या इधर गए या उधर गए, या कहाँ आए कहाँ नहीं आए। इसलिए ये सही बात है कि अब उनके संन्यास का वक्त आ गया है राजनीतिक तौर पर। और मुझे तो नीतीश कुमार जी का ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के भी संन्यास का वक्त लग रहा है, वहां पर विदाई का वक्त लग रहा है बिहार के चुनावों के आगे संभावनाओं को देखते हुए। और मुश्किल बात यही है कि वक्फ पर जो बिल है, क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे? अगर साथ देंगे तो वो जो माइनॉरिटी वोट है उसको वो किस तरह से एडजस्ट करेंगे, और अगर साथ नहीं देते हैं तो इस सरकार के साथ वो किस दुविधा के साथ चलेंगे आगे। ये बहुत सारी दुविधाएं हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का एक सेक्युलर फेस है। मुसलमान उनके साथ जो भी परसेंट हो, 25% है, 30% है या 10% है, वो उनके साथ रहा है, और उन्हें कोई इस तरह से कम्युनल लीडर के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी में भी बने रहे, तब भी उनको जो वोट मिलना था वो मिलता रहा है। अब कितना इसमें एडजस्ट करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे राजनेता हैं। हम लोग बड़ा ऐसे सोच रहे कि बहुत दुविधा होगी, उनके सामने धर्म का जो संकट है ना वो कभी भी नहीं रहा। ये जेडीयू की जो कवायद है, चूंकि धर्म संकट और ये सारी चीजें कह दी विजय जी ने, कुर्सी का संकट रहा, लेकिन धर्म का संकट नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार काम किया, बहुत हम लोग उनके प्रशंसक रहे हैं, राजनीति उन्होंने बदली, लेकिन बिहार का संकट भी कोई देखेगा या नहीं देखेगा? बिहार संकट में आ गया है भाई। बिहार को संकट से उन्होंने उबारा था लालू जी के राज से, लेकिन अब फिर से बिहार संकट में है। यहां से आगे जाने का वक्त है, वहीं ठहर जाने का, और तालाब में ठहरे हुए पानी की तरह सड़ जाने के लिए बिहार अभिशप्त नहीं हो। ये 2025 का चुनाव होगा। समीर जी, और टेक? देखिए, मुझे लगता है कि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश से बाहर देखने का समय आ गया है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ती रही, और नीतीश की एक सेकुलर छवि रही है, चाहे वो 2014 में उतनी बड़ी सेक्युलर छवि है, क्योंकि अब नहीं, लंबे समय तक रही, अब नहीं। बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार की सेकुलर छवि रही है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएगा, चुनाव प्रचार अभियान की कमान सौंपी गई थी, उस समय नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हो गए थे, तो नीतीश ने अपनी एक स्टैंड बना के रखी थी। लेकिन अब जिस तरीके से नीतीश कुमार का एक स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले, अब हम एनडीए में ही रहने वाले, बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। जिस तरीके से लल्लन सिंह लोकसभा में हो या लोकसभा के बाहर जिस तरीके से वक्फ बिल का समर्थन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मुझे लगता है जैसे हिंदुत्व की बात जेडीयू करने लगी है बिहार के अंदर और बाहर लोकसभा के अंदर। मुझे लग रहा है कि अब मुस्लिम वोट बैंक जो है वह अब नीतीश कुमार के पास नहीं रहेगा। लालू प्रसाद यादव उन्हें अब एक ऑप्शन दिख रहा है, ओवैसी एक दूसरा ऑप्शन वहां पर उपलब्ध है। इसके अलावा जन सुराज पीके ने जिस तरीके से वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट अभी उपचुनाव में उतारे थे, तो वह एक विकल्प के रूप में दिख रहे हैं। अब नीतीश के पास मुस्लिम वोट बैंक रहेगा, मुझे इसकी संभावना कम लगती है। नीतीश कुमार का जो मूल वोट बैंक था दलित और महादलित, जिसके दम पर नीतीश कुमार राजनीति करते रहे, मुझे लग रहा है नीतीश कुमार के साथ वो है, अब वो भी मुश्किल से रहेगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य हो गया की जो समस्या उत्पन्न हो गई है, 2025 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को वहां टेक ओवर करेगी।
अपना मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में आएगी, क्योंकि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बिहार के अंदर बन गया है और 2025 में अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी सीटें लेकर आती है तो यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। भले ही भारतीय जनता पार्टी यह कहे कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, जब चुनाव परिणाम आएंगे तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। और यह तय है कि मुस्लिम वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज और डरा हुआ है, वह वोट बैंक लालू के साथ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लालू है जो मुस्लिम वोट डिसिसिव होगा, वो एक ही तरफ जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई बिखराव नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई भी एक खबर हम ले लें जरा इस हिस्से में। अरविंद केजरीवाल को लेकर देखिए बीजेपी जबरदस्त हमलावर है और इधर अरविंद केजरीवाल भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो टिकटों का भी वो वितरण कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो लीड ले रहे हैं। तो क्या वाकई में वो लीड भी ले पा रहे हैं? अब इस हिस्से पर हम चर्चा कर लेते हैं। आज अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के पूर्व सीएम हर्षवर्धन जी, उनके एक घर का बाकायदा पूरा वीडियो, अब तो वो सीएम है नहीं, उस घर में वो रह नहीं रहे हैं, लेकिन उनके उस घर का एक वीडियो बीजेपी ने शेयर किया। और क्या घर है सर, घर नहीं सॉरी बंगला, क्या बंगला? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि देश के और मुख्यमंत्रियों का बंगला कोई बहुत कमजोर होता है, लेकिन दिल्ली में जो कुछ हुआ वो थोड़ा पीड़ा देने वाला है किसी के लिए भी, सामान्य नागरिक के लिए भी, और जिसको किसी को लगता है कि भाई परिवर्तन होगा, वो जिसको कहते हैं ना कि चेंज इज ऑलवेज गुड, लेकिन दिल्ली की राजनीति में चेंज इज ऑलवेज गुड नहीं हुआ। यहाँ चेंज हुआ लेकिन वो बैड दिख रहा है, और शायद यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने वो वीडियो लॉन्च किया, वो शेयर किया, आक्रामक भी बीजेपी दिख रही है, लगातार उनपे हमलावर है, और खुद अरविंद केजरीवाल भी थोड़ा सा डिफेंसिव हैं, थोड़ा उस तरह से उस हमले का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पर सवाल बड़ा खड़ा होता है, एक आंदोलन के कांधे पर चढ़कर सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति क्या इतना लोभी हो सकता है? क्या ऐसा सुविधाभोगी हो सकता है? क्या इस तरह की राजनीति करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इतने लोगों को दिल्ली की सड़कों पर भूखे, एकदम जिसको कहते हैं ना कि धूप में, बारिश में, वो मुझे दृश्य याद आता है और मैं तो बार बार वो याद करता हूं कि उस आंदोलन के दौरान लोग अपना ऑफिस छोड़कर 10 लोग एक ऑफिस में हैं तो ड्यूटी लगाते थे कि अच्छा चलो आज हम चलते हैं, आज हम चलते हैं। फरीदाबाद से एक सज्जन आए थे इंडिया गेट पर, मुझे याद है जब एक हफ्ते तक लगातार वहां प्रदर्शन हो रहा था, एक सज्जन अपनी जो कार थी उसमें पीछे खाना भर के लाए थे और अपनी फैक्ट्री के 40 लोगों को छुट्टी दे दी थी 2 दिन के लिए कि जाओ उस आंदोलन में शामिल हो जाओ। कितने लोगों की इच्छाओं, आकांक्षाओं, जो वो सोचते थे, उसका उन्होंने एक तरह से कहें कि ये पाप है, ये पॉलिटिकल सिन है, राजनीतिक पाप है ये, जिसको अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब ठीक है, राजनीति में ये कहा जा सकता है दूसरे नेता भी तो वैसे कर रहे हैं, तो भैया तुम ये कहकर तो नहीं आए थे, और जो कहकर आए थे जनता ने उस पर भरोसा किया। 3 बार, एक बार आपको भले नहीं मिला उतना बड़ा जनादेश, आप कांग्रेस के साथ गए, लेकिन 2 बार प्रचंड बहुमत आपको दिया, ये करने के लिए दिया, शायद उनको भी दुख हो रहा होगा। आपने जब पूरी पुरानी तस्वीरें याद दिलाई तो मेरे सामने भी एक फिल्म सी चल गई, और उसके बाद फिर ये तस्वीर जो आज मैं दिखा रही हूँ, उसके बाद तो विजय जी ये लगता है कि जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, पूरी तस्वीर बदल गई, कहानी बदल गई। कहानी कुर्सी की है, कहानी कुर्सी की है, सच बात है, लेकिन ये कहानी भरोसा टूटने की कहानी है। एक अविश्वास यहाँ भी आ गया। अविश्वास जो लोगों ने पूरा, हर्ष जी ने जो पूरी कहानी सुनाई, हम सब लोगों ने देखा ही है, उस पूरे आंदोलन को भी देखा है, और लोग उम्मीदों के साथ वहां पर आए थे और वो उम्मीदें टूटी। ये भी बात ठीक है कि सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, सारे राजनेता जो भी सत्ता का भोग हो सकता है वो करते हैं, सारे आवासों को चले जाएंगे। ये तो लुटियंस रैली है, यहाँ पर किसी भी बंगले में जाएंगे तो कमोबेश ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन वो भरोसा आपने, वो बाबा भारती की कहानी मुझे याद आती है कि बाबा भारती की तरह से रहिए, घोड़ा भले लूट के ले जाइए लेकिन संत के वेश में मत आइए, समझे, ये कहानी मत बताइए। तो वो, और इसका नुकसान क्या हो रहा है कि जो आम आदमी है, जो परेशान आदमी, परेशान तो रहता ही है ना, आप भी परेशान है, वो दोबारा कोई खड़ा होगा कि हर्षवर्धन जी खड़े हो जाए कि मैं आंदोलन शुरू करना चाहता हूं, मैं देश की राजनीति, तो कोई भरोसा करना मुश्किल होगा ना, नहीं होगा। तो वो भरोसा टूटा, और वो भरोसा इस लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए ज्यादा खतरनाक है। अरविंद जी ने जो किया नहीं किया वो तो ठीक है, उनको क्या करना चाहिए था, लेकिन जो भरोसा अरविंद जी में या उस आंदोलन में लोगों ने जताया था, वो फिर से किसी दूसरे के लिए जताना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। ये जी आश्चर्य भी होता है। ठीक है, आपने
2 प्लॉट मिला के शानदार ये बंगला कर दिया। हम लोग को हटा ही दीजिए, हम लोग कहाँ अच्छे दिख रहे हैं, बंगला दिखाइए इतना सुंदर दिख रहा है। लेकिन फिर भी आश्चर्य होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल अगर ये सब नहीं करते तो कहां राजनीति में पहुंच रहे होते। आज देश में सचमुच उनके मुकाबले का कोई नेता खड़ा होता क्या? और वो तो बार बार कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, उनकी नीली वाली शर्ट, नीली वाली वैगन आर और 10 रुपए वाली पेन, और वहां से कहां का सफर उन्होंने तय कर लिया, कितने सपनों को उन्होंने तोड़ दिया। और ठीक है, आज भी उनके साथ बहुत से लोग खड़े हैं, सत्ता से बहुत लोग जुड़ जाते हैं, बहुत लोग फिर कहने लगते हैं कि अरे भाई ठीक है ना, दूसरे भी राजनीति कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, इसमें क्या, उनसे लड़ने के लिए इनको ऐसा होना था। लेकिन ऐसा ही अगर होना था तो फिर तो क्या दिक्कत थी, क्यों इस नई वाली राजनीति को देना था। और वो नई वाली राजनीति इस बार 2025 में मुझे हारती दिख रही है, क्योंकि जनता का सपना टूटा है और वो इसका बदला लोकतंत्र में उसी तरह से होता है। सर देखिए, अविश्वास से आज की इस कहानी कुर्सी की कहानी शुरू हुई थी, चर्चा शुरू हुई थी। एक अविश्वास जो विपक्ष का सभापति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ है, एक अविश्वास जो इंडिया अलायंस में ही तमाम घटक दलों का कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ है, और एक विश्वास जो अरविंद केजरीवाल पर कभी था। क्या इस तस्वीर के बाद दिल्ली की जनता का वो विश्वास भी डिग चुका है? इसका फैसला तो खुद जनता करेगी, और वो मत बताएंगे, वो वोट बताएंगे, वो दिल्ली का जनादेश बताएगा। आज इसी के साथ कहानी कुर्सी के में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया समीर जी आपका, हर्षवर्धन जी, विजय जी आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।